हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विधि गुरु में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट। संज्ञेय मामलों में दी जाने वाली सूचना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। इसके लिए हम देखेंगे CRPC का सेक्शन 154 और साथ में मिला के देखेंगे पैरा नंबर 97 ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीआरपीसी में एक एफआईआर के बारे में। क्या बताया गया है 154 में? एफआईआर जो वर्ड है वो डिफाइन नहीं है सीआरपीसी के अंतर्गत। एफआईआर को जनरली हम क्या बोल सकते हैं? जनरली अगर एफआईआर के बारे में बात किया जाए तो एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू द पुलिस अबाउट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या है कि प्रथम सूचना जो किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है, किसके बारे में? किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में। संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में प्रथम सूचना जो पुलिस को दी जाती है वही प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। तो इसके लिए क्या मेन चीज लिख के आई? अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर जो दर्ज होगी सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होगी। तो नॉन कॉग्निजेबल के लिए क्या होता है उसके लिए पढ़ेंगे हम आगे जाके एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। किसके समक्ष होगी? एफआईआर पुलिस के समक्ष दर्ज कराई जाती है, ना कि मजिस्ट्रेट के समक्ष। ठीक है, और क्या होती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है जो पुलिस को दी जाती है। बात करते हैं हम पैरा नंबर 97 क्या कहता है यूपी पुलिस रेगुलेशन का। पैरा नंबर 97 कह रहा है यूपी पुलिस रेगुलेशन का कि जो पुलिस फॉर्म नंबर 341 होता है उसमें दर्ज की जाती है, उसके अकॉर्डिंग दर्ज की जाएगी क्या? एफआईआर। कितना? 3 कॉपियों में। ये एपीओ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कितना होता है? 3 कॉपियों में दर्ज होती है। क्यों होती है 3 कॉपियों में दर्ज? पहली कॉपी जाती है मजिस्ट्रेट को, सेकंड कॉपी मिलती है जो दर्ज करा रहा है उसको, और थर्ड कॉपी थाने में रहती है। ठीक है, 3 कॉपियों में दर्ज होती है, बस उसको याद रखना। अब बात करेंगे हम 154 में क्या दिया हुआ है सीआरपीसी में। 154 में एफआईआर के बारे में सिर्फ उसके दर्ज करने की रीति को बताया गया है, ना कि एफआईआर को डिफाइन किया गया है। कई लोग सोचते हैं कि एफआईआर की डेफिनेशन, आपको याद हो 2016 यूपी जुडिशरी के एग्जाम में, प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि एफआईआर को किस धारा में डिफाइन किया गया है, और ज्यादातर क्या हुआ था 154 पढ़ते ही आंसर लगा दिया गया, परंतु उसका डेफिनेशन नहीं दी गई है। सिर्फ 154 में क्या बताया गया कि दर्ज करने की रीति क्या है। अब बात करते हैं 154 में क्या कह रहा है। 154 को हम बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे। 154 ने आपको बताया कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना होगी। सबसे पहली बात, किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना है। संज्ञेय अपराध की सूचना कैसी किसे होगी सूचना? दूसरी बात हम कर रहे हैं कि थाने के भार साधक अधिकारी को। संज्ञेय अपराध की कोई भी सूचना जो थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा रही है, 2 क्वेश्चन हो गए। उसमें से निकलती है किस रूप में दी जा रही है, तो या तो लिखित रूप में या मौखिक रूप में। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरह दी जा सकती है, परंतु यदि मौखिक दी गई है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो अगर मौखिक है तो क्या कंडीशन फॉलो करनी होगी? तो एसएचओ जो भार साधक है वो क्या करेगा? उसे स्वयं लिखेगा या लिखवाएगा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से, और उसके पश्चात उसका क्या करेगा? एफआईआर को क्या करेगा? रजिस्टर्ड अगर या तो स्वयं लिखेगा एसएचओ या लिखवाएगा, और फिर जिसने बताया है मौखिक सूचना दी है उसे पढ़ के सुनाएगा, और पढ़ के सुनाने के बाद उसके हस्ताक्षर लेगा उस सूचना पर। परंतु इसके साथ एक चीज यहीं पे कवर करके चलेंगे, अगर वह व्यक्ति जिसने मौखिक सूचना दी है, एसएचओ ने उसे लिखवा लिया और उसे पढ़ के सुना दिया, हस्ताक्षर करने को बोला, और वो व्यक्ति हस्ताक्षर करने से मना कर रहा है, अगर वह व्यक्ति कहता है कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, तो उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है? तो उसके बारे में बात करती है आईपीसी 180। आईपीसी 180 कहता है कि भाई इस पे मुकदमा दर्ज करो। क्यों? क्योंकि विधि पूर्ण अधिकारी, भार साधक अधिकारी है विधि का, और वो कह रहा है आपसे कि आप यहाँ पर हस्ताक्षर करो, और आप हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हैं, तो 180 आईपीसी लागू होगी और 3 माह तक आपको कारावास हो सकता है। ये सब होने के बाद जब ये सूचना मिल गई एफआईआर की, तो क्या होता है? एफआईआर रजिस्टर में दर्ज कर ली जाती है। परंतु इसके साथ ही एक मामला और आता है। ये एक हुआ जनरल एफआईआर के बारे में हमने बताया, परंतु इसके लिए कुछ विशेष प्रबंध दिए गए हैं। इसका जो प्रोवाइजो दिया गया है 154 में, उसने बताया कि अगर मामला ऐसा है जिसमें 326 आईपीसी, 326 बी
354 से लेके 354 डी आईपीसी, 376 से 376 डीबी आईपीसी है, 509 आईपीसी। ये सभी अपराध आप समझ रहे होंगे क्या है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली अपराधों की धाराएं हैं। अगर ऐसा कोई मामला दर्ज कराया जा रहा है तो उसमें एफआईआर कौन दर्ज करेगा, उसके लिए बताया गया है कोई भी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी। महिला अधिकारी का मीन्स क्या है, अगर थाने में मान लीजिएगा महिला पुलिस अधिकारी कोई मौजूद नहीं है तो किसी भी महिला अधिकारी को किसी भी पोस्ट पे हो, वो गवर्नमेंट सर्विस में, मान लीजिए आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है थाने के पास ही, तो आप वहां से किसी भी डॉक्टर को बुला के, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होगी वहां की, उससे बुला के लिखवा सकते हो, परंतु महिला अधिकारी होनी चाहिए, उसके द्वारा ही एफआईआर लिखी जाएगी इन मामलों में। प्लस इसके साथ भी एक परंतु जोड़ दिया गया है। परंतु में बताया गया कि इन मामलों में अगर जो पीड़िता है वो क्या है, शारीरिक या मानसिक रूप से निशक्त है, डिसेबल है, बॉडीली और माइंडली डिसेबल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एफआईआर को लिखने के लिए या तो उसके घर पे जाएंगे या कोई भी सुगम स्थान जो उसकी पसंदीदा स्थान हो वहां पर जाके लिखेंगे। प्लस साथ में उसके लिए जरूरी क्या है कि प्रेजेंस में लिखी जानी चाहिए, किसके, या तो इंटरप्रिटेटर हो या स्पेशल एजुकेटर हो, कोई भी द्विभाषी है जो, अगर मान लीजिएगा वो माइंडली या बॉडीली निशक्त है, बोल नहीं सकती, तो वो हाथों से बता रही है, तो इंटरप्रिटेटर चाहिए, स्पेशल एजुकेटर चाहिए, उसके लिए वहां पर उनकी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। प्लस उसके साथ ही एक कंडीशन और है, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसकी समस्त, जो भी वहां पर कार्रवाई होगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। प्लस लास्ट में इसमें कहा गया है कि जो 164(5)(a) के बयान है, अगर ऐसा केस है, ये केस है डिसेबल वाला, तो तुरंत लिखवा लो, यथाशीघ्र जैसे ही पॉसिबल हो आप 164(5)(a) के बयान करा दो। ठीक है, ये हुआ 154। अब बात करते हैं एफआईआर लिखने को क्या पुलिस ऑफिसर मना कर सकता है, तो उसके लिए हम जाते हैं केस लॉ के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं भजनलाल वर्सेस हरियाणा राज्य 1992। इसी के साथ दूसरा केस है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013। इसमें कहा कि पुलिस ऑफिसर के लिए एफआईआर लिखना कंपलसरी है, ऑफिसर एफआईआर को लिखने से मना नहीं कर सकता है। अगर मना करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास, आप चले जाइए आईपीसी की धारा 166(a) के अंतर्गत और उस पुलिस अधिकारी पर ही मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। परंतु ये तो बात हुई मुकदमे की। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिएगा यहाँ अगर पुलिस ऑफिसर ने आपकी नहीं लिखी एफआईआर, तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसके लिए हम जाते हैं नया चार्ट देखते हैं। उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास अगर पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिख रही है थाने में। ललिता कुमारी ने मैंडेटरी किया है प्रोविजन, भजनलाल ने भी मैंडेटरी कहा था। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या होगा, तो उसमें बताया गया है इफ पुलिस नॉट रजिस्टर एफआईआर, तो क्या करेंगे आप अगर नहीं करते, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्या ऑप्शन है, 154(3) सीआरपीसी और दूसरा ऑप्शन है 156(3) सीआरपीसी। 154(3) सीआरपीसी क्या कह रहा है कि अगर थाने में आप एफआईआर लिखवाने गए और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो आप क्या कीजिएगा, उस जिले के एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को प्लस करके क्या है भेज दीजिएगा। कैसे भेजिएगा अपनी कंप्लेंट को, अपनी एफआईआर को, आप भेजिएगा रजिस्टर्ड डाक से, रजिस्टर्ड पोस्ट, ये कंपलसरी है। आप एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज दीजिएगा, तो आपकी एफआईआर दर्ज करने के आदेश एसपी के यहाँ से हो जाएंगे। परंतु मान लीजिएगा आपकी ये यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एसपी के यहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है 156(3). 156(3) में क्या है, आप मजिस्ट्रेट के समक्ष जाइएगा अपनी कंप्लेंट लेके, और मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पर दो पावर निकल के आती है। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, या तो एफआईआर का आदेश कर देगा, अगर एफआईआर का आदेश नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, आपकी शिकायत को दर्ज कर लेगा कंप्लेंट केस में, आपको कंप्लेंट केस मान लेगा आपके केस को और आगे के लिए प्रोसीड कर देगा। यहाँ एक ऑप्शन बचता है आपके पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि भाई एविडेंसरी वैल्यू क्या है, एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है। तो जनरली हम देखते हैं एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू, साक्ष्यिक मूल्य क्या है।
साक्षिक मूल्य की बात करें तो FIR इज नॉट फंडामेंटल एविडेंस, कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है, सारभूत नहीं है। कैसा माना जाता है इसे? कोरोबरेटिव, सिर्फ कोरोबरेटिव साक्ष्य है FIR, सारभूत साक्ष्य नहीं है। परंतु अगर हम इसके साक्षिक मूल्य को लिखते हैं, अगर मेंस या एग्जामिनेशन में आ जाता है तो क्या क्या हम इसमें लिखेंगे? सारभूत को तो हमने मना कर दिया है, परंतु हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या है? एविडेंस एक्ट में लेके जाएंगे हम इसको। एविडेंस में कहाँ कहाँ इसका एविडेंसरी वैल्यू है, तो हम बात करते हैं सेक्शन 8, 11, 32 का क्लोज 1, 145 और 157। ये 5 धाराएं हैं जहां पर क्या है FIR का साक्षिक मूल्य बताया गया है। धारा 8 एविडेंस में चरित्र के रूप में FIR सुसंगत हो सकती है। धारा 11 में क्या है? किसी भी कथन के अस्तित्व या अनस्तित्व के रूप में FIR सुसंगत हो सकती है। धारा 32(1) के अंतर्गत FIR मृत्युकालीन कथन के रूप में भी सुसंगत हो सकती है। यदि FIR दर्ज कराने वाला व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी FIR को उसके मृत्युकालीन कथन के रूप में ही मान्य कर दिया जाएगा। 145 एविडेंस के अंतर्गत बताया गया है कि FIR का उपयोग किसी बात को कंट्राडिक्ट करने के लिए किया जा सकता है। 157 के अंतर्गत किसी बात को सपोर्ट करने के लिए, कोरोबरेट करने के लिए FIR का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है FIR का, ऑब्जेक्ट है टू एक्टिवेट द पुलिस फॉर द इन्वेस्टिगेशन। FIR का ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि पुलिस को एक्टिवेट कर दो, किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि भाई ऐसे घटना घटी है, ये अपराध हुआ है, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, इस मामले की जांच करिएगा, अन्वेषण कीजिएगा। ठीक है, उसे एक्टिवेट करना है पुलिस को। अब हम बात आते हैं इस पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक देख लेते हैं। ये तो हुआ FIR का बेसिक जो क्वेश्चन मेंस में भी बनता है, प्री में से इसमें से पूछे जाते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो बन जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि भाई क्या होगा अगर FIR दर्ज कराने में विलंब हुआ है? विलंब का क्या रोल है? अगर FIR दर्ज कराने में विलंब हुआ है तो उसका क्या रोल होगा? तो गुरुबचन बनाम सतपाल, गुरुबचन वर्सेस सतपाल, और इसी के साथ हम लिखते हैं गुरमीत वर्सेस पंजाब। ये दो केस लो हम इस पे याद रखेंगे, गुरुबचन वर्सेस सतपाल और गुरमीत वर्सेस पंजाब। इनमें कहा गया है कि अगर FIR दर्ज कराने में विलंब हुआ है तो विलंब कब हम उसे मानेंगे, उसे नेसेसरी मानेंगे या कब नहीं मानेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई मान लीजिएगा रेप के केसेस हैं या कोई ऐसा मामला था, किसी इसमें जो हुआ था गुरुवचन वाले में क्या हुआ था, एक लड़की की मृत्यु हुई तो उसके पिता को अगले दिन तक, शाम तक, जब तक उस लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, उसकी बॉडी उसे हैंड ओवर हुई, उसका संस्कार किया गया, तब तक समय नहीं मिला तो FIR में डिले हो गई। तो कोर्ट ने कहा रीजनेबल डिले है भाई, रीजनेबल डिले। तो कोर्ट ने कहा अगर डिले रीजनेबल है तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा मामले पर कुछ भी। अगर रेप का केस है तो क्या होता है, महिलाओं को सोचने का समय चाहिए, क्योंकि सामाजिक एक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है कि अगर हम केस कराएंगे तो आगे का भी सोच विचार करने के लिए तो रीजनेबल डिले माना जाता है उन चीजों को, तो उससे केस पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर अनरीजनेबल डिले है तो उसके लिए क्या होगा, केस को इफेक्ट करेगी, FIR की डिले केस को इफेक्ट करेगी। और नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं, एक केस आया था बहुत ही महत्वपूर्ण, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जब FIR होगी तो विद इन 24 आवर्स में ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी।
ये केस छत्तीसगढ़ में पूछा गया है 2016 वाले एग्जामिनेशन में। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं एफआईआर में। इस टॉपिक को आप अपना कंप्लीट कीजिएगा, आगे जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।